नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। गुजरात का रण सज चुका है। लगातार धुआंधार प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचारक गुजरात में उतार दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की फौज ने गुजरात की है किलेबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, कल 4 रैलियां की थी और आज उत्तर गुजरात में प्रधानमंत्री की 4 रैलियां थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने की पालनपुर से। इस रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुद्दों के एजेंडे में विकास को रखा। बात की पालनपुर के पी की तमाम परिभाषाएं दी। उन्होंने कहा कि इन पी में पोषण है, इस पी में पर्यटन है, इस पी में पर्यावरण है। तो तमाम उन बातों को रखा जो ये कह रही हैं कि पिछले 5 साल का एक तरह से अगर लेखा जोखा देखें राज्य में मौजूदा सरकार का, तो विकास के एजेंडे और विकास को ही रख के सामने राजनीतिक पार्टियों को भी उसको परखना चाहिए, साथ ही साथ जनता भी विकास को लेकर साथ बढ़े, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि ये चुनाव किसी विधायक का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव गुजरात के आने वाले 25 सालों के भविष्य को तय करेगा। तो आइए सुनते हैं गुजरात में पालनपुर में आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा। જે પાલનપુર આવ્યો છું તો મારું ધ્યાન 5 પ ઉપર જાય છે। એટલી જ વાત કરું, લાંબી ના કરું, ચાલે ને? પાલનપુરમાં આવ્યો છું તો પાલનપુરનો પણ બીજા 5 પ અને આ 5 પ ઉપર જે મારે વાત કરવી છે, पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन અને પોષણ। હું વિકસિત ગુજરાતની જ્યારે વાત કરવા આવ્યો છું ત્યારે સાથીઓ ખાલીમાં 5 જ મુદ્દાને, અને આ એવા મુદ્દા છે કે જે કદાચ ચૂંટણીની ચર્ચામાં જ નહીં આવ્યા હોય। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास को एजेंडा मान रही है, केंद्र बिंदु इस पूरे चुनाव में विकास को रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों की अनदेखी की है भारतीय जनता पार्टी ने। वनवासी बनाम आदिवासी की एक लड़ाई की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और इसके पीछे का इतिहास भी है। 2017 में चुनाव में जो नतीजे आए उसमें 20 सीटों का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में था, और ये 20 सीटों के अंतर का यानी कि 77 सीटों पे जो कांग्रेस पहुंची, उसमें आरक्षित अनुसूचित जनजाति की जो हैं 27 सीटें, उसमें 17 सीटों की जीत ने कांग्रेस के मनोबल को बढ़ाया था। और यही वजह है कि चुनाव के बीचों बीच, जहां गुजरात में अभी सिर्फ मात्र 2 रैलियां राहुल गांधी ने की हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने छेड़ी एक बहस, वनवासी बनाम आदिवासी। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। आप आदिवासी हो और ये देश आपका है, था और रहेगा। आदिवासियों की कांग्रेस की बात करने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री ने एक हमला किया, करारा पलटवार किया है। आइए सुनते हैं उस तर्क को भी कि जब कांग्रेस आदिवासियों की हिमायत करती है, आदिवासियों की बात करती है, तो फिर क्यों वो चूकी थी इस मसले पर। गुजरातनी प्रगतिમાં મારો આદિવાસી ભાઈ ભાગીદાર બને, ગુજરાતની પ્રગતિનું નેતૃત્વ કરે, એના માટે અમે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી। કોંગ્રેસ વાળાને તો આદિવાસીઓ આ દેશમાં છે એની ખબર જ નહોતી। તમે વિચાર કરો, ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા ભાઈ? જરા જવાબ આપવો પડજો। ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? કૃષ્ણના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? શિવાજી મહારાજના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? રાણા પ્રતાપ જોડે લડાઈ લડવામાં આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો હતા કે નહોતા? 1857ની લડાઈમાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? અમારા આદિવાસી ભાઈઓએ આ દેશની સંસ્કૃતિ, આ દેશ માટે આટલું બધું કર્યું, પણ આ કોંગ્રેસ વાળાને ખબર જ નહોતી કે આદિવાસીઓ હોય છે। નહીં તો આઝાદીના આટલા બધા વર્ષો પછી જ્યાં સુધી અટલજીની સરકાર ના બનીને ત્યાં સુધી આદિવાસીઓ માટે કોઈ મંત્રાલય જ નહોતું। બોલો,
અટલજીની સરકારે પહેલીવાર આદિવાસીઓનું મંત્રાલય બનાવ્યું, આદિવાસીઓ માટે બજેટ બનાવ્યું અને આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે કામ કર્યું. આ કોંગ્રેસના લોકો તો અત્યાર સુધી કોઈ મને આદિવાસીનું જાકીટ પહેરાવે કે મને આદિવાસી પાઘડી પહેરાવે તો મજાક ઉડાવતા હતા. આદિવાસીઓના પહેરવેશ ઉપર મજાક ઉડાવનારી આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અને એમના આ કોંગ્રેસના નેતાઓ વાર તહેવારે આદિવાસીઓનું અપમાન કરનારા લોકો એમના પાસેથી આદિવાસીઓના કલ્યાણની કલ્પના જ ના કરી શકા ભાઈઓ. सवाल यह है कि क्या गुजरात में आदिवासियों के नाम पर सियासत हो रही है या मसला होना चाहिए था कि कितना काम आदिवासियों के लिए हुआ है, काम या फिर नाम की सियासत. इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखें क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल. उनका कहना है कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वो अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे, किसको पहुंचाएंगे चोट. बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव. भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. इसीलिए भाजपा ने सारे मीडिया वालों को बोला है कि केजरीवाल को मत दिखाना. तो मीडिया वाले केजरीवाल को नहीं दिखाएंगे. तो अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पार्टियों पर प्रहार करते करते वो मीडिया पर भी प्रहार करने लग गए हैं. और ये वो आम आदमी पार्टी है जो 2017 में अपने एक भी कैंडिडेट की एक जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, यानी कि सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी. आज उसका कहना है कि कांग्रेस की जमानत इस चुनाव में जब्त हो जाएगी. देखना एक तरह से दिलचस्प होगा कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे वार पलटवार कर रही हैं, क्या मुद्दे यही जनता के भी हैं. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं. हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उनका तारुफ आपसे कराने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है. ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ ये 4 मेहमान और चर्चा करेंगे शुरू हम गुजरात के चुनाव पर. भारत का संविधान ऐसा है जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है और यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की वजह से ही सुनिश्चित हो सका है. This is a story of Indian Constitution's transitioning legacy. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. I like a strong, united center. The Constitution of India is every Indian's preserve. It is everybody's preserve. First time on Indian television, we travel back in time and take you back to the golden era. We, the people of India, India's Constitution and legacy. आप मिलेंगे 2 स्टार्टअप चैंपियन से जो है इंडस्ट्री 4.0 से. पेट्रोल पंप पे 2 तरीके का कंजम्पशन होता है. एक, पेट्रोल पंप पे हम खुद जाके फ्यूल लेते हैं और दूसरा ऑन साइट फ्यूल का बहुत एक्चुअल में जरूरत है. हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक साइड पे सप्लाई है जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है हमारे, जो मोबाइल पेट्रोल हम खरीदते हैं, और एक साइड पे डिमांड है जिसको डीजल चाहिए. इस टेक्नोलॉजी से होता क्या है इस वेसल में या इस शिप में? ये डुअल पर्पस जहाज रहेगा जिसमें ह्यूमन इसके ऊपर बैठ के इसको चला सकता है, ऑपरेशंस कर सकता है, साथ ही साथ एक बटन को ऊपर करके ये अनमैन्ड चल सकता है. और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 5 की पंचायत में. हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं. हितेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से गुजरात के स्पोक्स पर्सन है. हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. परविंदर सिंह सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट और आम आदमी पार्टी की सोच का समर्थन करते हैं. स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह मौजूद हैं. सबसे पहले रुख करेंगे आप ही का परविंदर सिंह जी. परविंदर सिंह जी, आप आखिर आधार क्या है जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी इस चुनाव में? 2017 को याद करेंगे तो आपकी जमानत पूरी तरीके से जब्त थी. हम मानते हैं कि 17 के बाद का उत्साह है, कुछ नगर निगम सीटों पर जीत आपने जरूर दर्ज की है, लेकिन तर्क क्या है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी?
आप इस बात को देखिए ना, उस समय पार्टी नहीं थी, अब पार्टी को एक मॉडल दिखाया जा रहा है जो दिल्ली का मॉडल है, जो पंजाब में भी इंप्लीमेंट हो रहा है और गुजरात में भी इंप्लीमेंट होगा। जो एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ मुद्दों की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, बिजली पानी की बात करती है, साफ पानी और फ्री पानी, फ्री बिजली, जो गरीब आदमी की बात करती है, आदिवासी की बात करती है, मजदूर की बात करती है, वहां के रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके उत्थान की बात करती है। इस बात को देखते हुए वहां 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। 6000 सरकारी स्कूल वहां पे बंद हो जाते हैं। इस बात का भारतीय जनता पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा कि वहां पे जो शिक्षा का स्तर है इतना खराब है, स्कूलों में बच्चे टेंटों में और बाहर पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य की बुरी हालत है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल, कोई भी सरकारी कॉलेज और कोई भी सरकारी स्कूल इन 27 सालों में नहीं खोल पाई भारतीय जनता पार्टी। और जो प्राइवेट की बात करती है, प्राइवेट तो इंडस्ट्री है, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो इंडस्ट्री है, वो तो लोगों को लूटने का काम करते हैं। जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, एक आम आदमी को फ्री मिलना चाहिए और समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य पे सारी जनता का अधिकार है। इन मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाती है और वहां पे अरविंद केजरीवाल को जनता का बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त है और लोग चाहते हैं कि ये जो वहां पे है बदलाव बहुत हो गया, अब हमें बदलाव चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। इन मुद्दों को लेके वहां पे जो अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश के अंदर खत्म होती जा रही है अपनी पॉलिसी मैटर को लेके, अपनी लीडरशिप की नाकामी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने 27 साल देखा है और उन्होंने देखा कि गुजरात का बहुत बुरा हाल है। वहां पे अभी सबसे बड़ा करप्शन का जो मोरबी का कांड होता है जिसमें 150 लोगों की मौत हो जाती है और उसके मालिक को बचाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उनसे साठ गांठ है। जो आम आदमी पार्टी है गरीब आदमी की बात करती है, गरीब आदमी को बेनिफिट देने की बात करती है। जो भारतीय जनता पार्टी है अपने अमीर दोस्तों को बेनिफिट देने की बात करती है, उनके कर्ज माफ करने की बात करती है, उन सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाने की बात करती है। हम ये कहते हैं कि जो हर व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, अगर वो देश के अंदर तरक्की करेगा तभी देश तरक्की करेगा। सबको यहाँ पे अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध हो और उस रोजगार का उचित मूल्य मिले, ये सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी की। इसलिए वहां के लोगों का बहुत बड़ा हुंगारा है वहां पे। अब भारतीय जनता पार्टी का एक और मैं बात बताता हूं, पहले दिल्ली में एमसीडी चुनाव करा नहीं रहे थे 6 महीने से। जब उन्होंने देखा कि गुजरात की सत्ता उनके हाथ से खिसक रही है, उन्होंने फटाफट एमसीडी चुनाव डिक्लेयर कर दिए ताकि जो यहाँ की लीडरशिप है 2 हिस्सों में बट जाए और हमें और मौका मिल जाए, शायद इससे हम कुछ करने में कामयाब हो जाएं। ये जनता तय करेगी, जो आम लोग तय करेंगे कि उन्हें विकास चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए या 27 साल वाला पुराना ढर्रा चाहिए। जी, डॉक्टर अमित नायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर अमित, आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी इसमें, लेकिन क्या कारण ये भी है कि स्टार प्रचारक के नाम पर राहुल गांधी अभी तक 2 रैलियां ही कर पाए हैं गुजरात में, और साथ ही साथ इन रैलियों में उन्होंने एक बार फिर उसी पुराने कार्ड को, यानी कि परंपरागत वोट बैंक जो कांग्रेस का रहा है आदिवासी इलाकों का, एक बार फिर सिर्फ उसी मसले पे बात करके और फिर वो गुजरात से बाहर निकल गए हैं और उस पर भी काम पे बात नहीं की है। नाम की सियासत शायद ज्यादा है, क्योंकि वनवासी बनाम आदिवासी का एक मसला उन्होंने छेड़ा। ऋतु जी, पहले तो मैं आम आदमी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ख्याली पुलाव है, सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं होता है, सपने हर कोई देख सकता है। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो तो दिल्ली में सब लोगों ने देख लिया है। जिस तरह से सफाई दे रहे थे, ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी, वो कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार मंत्री जी जेल में, और जेल में क्या अय्याशी कर रहे, क्या गुण खिला रहे, पूरे देश की जनता ने देखा है। जिस पार्टी का उत्तराखंड का सीएम का चेहरा जो भाजपा का प्रवक्ता बन के बैठा है, जिसका सीएम का गोवा का चुनाव से पहले जो सीएम का चेहरा था, उनको पूछिए कहाँ है। जिनके खुद के नेता अभी लापता है,
खुद की पार्टी का पता नहीं, किसी अरे गहरे को यहाँ गुजरात में चुनाव में उम्मीदवार बना के पर्चा भरा देते हैं और बाद में ऐसा चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। भाई आप दिल्ली का जो आपका लीकर मॉडल है पूरे देश में देखा है, आप दिल्ली के लीकर में डूब के बयानबाजी ना करें तो ही अच्छा है। गुजरात की जनता देख रही है, सुन रही है। दूसरी बात आपने कांग्रेस की ऋतु जी, मैं आपको कहना चाहूंगा आज 27 साल के बाद में गुजरात के भाजपा के शासन में आज भी पिछड़ा हुआ आदिवासी जो 40 साल पहले जिस तरह से गुजारा करता था, आज भी उसकी स्थिति ऐसी है। जबरन उसकी जमीनें संपादित किए जाती है, सरकार दबाण करके उन लोगों की जमीनें छीन के सरकार को जो फंडिंग देते हैं ऐसे उद्योगपतियों को दे दी जाती है। वो लड़ाई गुजरात के आदिवासियों ने लड़ी है। गुजरात के भाजपा के शासकों के सामने बाएं चढ़ा के आदिवासी 400 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करके गांधीनगर की कूच की थी और गुजरात की भाजपा सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ जो काला कायदा बनाया था वो वापस लेना पड़ा था। ये उनका गुजरात की भाजपा सरकार के प्रति रोष है, हमारा नहीं है। हम तो उनकी सहानुभूति बने। हितेंद्र जी, जनता मीडिया सबकी याददाश्त बड़ी कमजोर नहीं है। राष्ट्रपति पद पे द्रौपदी मुर्मू की जब एक तरह से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया, फिर आखिर ये आदिवासी प्रेम तब क्यों नहीं उमड़ा था सर? मैडम, सबसे पहले मुझे जानना था कि जो प्रवक्ता हितेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? उस समय शायद देश ये उम्मीद कर रहा था कि पहली आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस, जो इतने साल पुरानी पार्टी है, सत्ता में सबसे ज्यादा रही, आदिवासियों का एक तरह से पिछड़ेपन की एक बड़ी गवाह रही है राजनीति में कांग्रेस, वो इस नाम का पुरजोर तरीके से समर्थन करेगी। लेकिन ये तो हुआ नहीं। मैडम, मुझे जानना था कि जो भाई साहब बैठे हैं, मैं हितेंद्र जी से पूछ रही हूँ अभी। भाई मैं यही बताना, माफ करिएगा, मैं डॉक्टर अमित से पूछ रही हूँ, माफ करिएगा हितेंद्र जी। डॉक्टर अमित। ऋतु जी, राष्ट्रपति पद का चुनाव जो होता है, सुन लीजिए आप, मजबूरी क्या है, मीडिया की हो या सोशल मीडिया की, कि जो सत्ता में उनसे सवाल करने से भाग रहे, जो सत्ता में नहीं उनसे सवाल करें। अरे भाई, देश में लोकतांत्रिक तरीका का ढांचा जमाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक तरीकों को जिंदा रखने के लिए जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव में कास्ट फैक्टर नहीं देखा जाता, उसमें विचारधारा देखी जाती है। आज कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है। नहीं तो आदिवासियों पर कांग्रेस की विचारधारा अलग है। आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़े, देश में सर्वोच्च पद पे आदिवासी महिला पहुंचे, इसमें कांग्रेस की विचारधारा अलग है भारतीय जनता पार्टी से। तो यही तो बात हो रही है सर। हाँ, तो मैं आता हूँ ना, आप मेरा भी जवाब। आपने यही तो कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर तरह की विचारधारा है, तो आदिवासी प्रतिनिधित्व पर भी कांग्रेस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से अलग है। जो सवाल आप मुझे कर रहे हैं उस टाइप का दूसरा सवाल देता हूँ जो आप मेरी तरफ से भाजपा को पूछिए। आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपका सवाल ले लूंगी। अरे मैं आपको जवाब देने भी कैपेबल और आपको सवाल देने के लिए मुझसे पूछिए। आप जवाब तो दीजिए। आनंदी पटेल, पाटीदार आंदोलन चला था, पाटीदार आंदोलन गुजरात में चला था, तब पाटीदार सीएम आप पहले मैंने आपसे कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए समर्थन नहीं दिया था। आदिवासियों की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जब बात कर रहे हैं तो वहां जा रहे हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने उनको बताया था कि तेंदू बच्चा जो होता है वही आदिवासी है और वही भारत का पहला नागरिक है। तो जब उसी पहले नागरिक समुदाय से पहली महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो फिर कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं था? ये तो बहुत साफ सीधा सा सवाल है सर। ऋतु जी, मैं आपको वही बात पे आ रहा हूँ कि आप पहले मेरा सवाल का जवाब भी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। भाजपा की ओर से जो द्रौपदी मुर्मू जी जो उम्मीदवार थी, आप उसको मात्र महिला या आदिवासी चेहरे के रूप में ले रहे, पर वो कौन सी विचारधारा को लागू करने के लिए कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए, उन्होंने पर्चा कौन सी विचारधारा वाली पार्टी से भरा था, पहले आप वो भी देखिए। अगर द्रौपदी मुर्मू जी अगर भाजपा की उम्मीदवार है और कांग्रेस जो गांधी और सरदार विचारधारा के साथ खड़ी है, तो कांग्रेस क्या चुनाव में उम्मीदवार नहीं खड़ी रखेगी? क्या हम भाजपा को समर्थन देंगे? तो आपने आदिवासियों को भी, आपका कहना है कि आदिवासियों का
उत्थान या उनके विकास के लिए अगर काम होगा तो ये बांटना पड़ेगा पहले कि आदिवासी किस सोच का है, आदिवासी का क्या विचारधारा है, तब आप आदिवासी का विकास करेंगे। हितेंद्र जी, आदिवासियों को भी ये बताना होगा कि वो किस विचारधारा के हैं, तब उन तक विकास पहुंचेगा। आप मीडिया वाले ही डिसाइड कर लो, कि कितने आदिवासियों को कांग्रेस उम्मीदवार खड़ी करेगी, कितने को भाजपा। डॉक्टर अमित, जो बातें आप कह रहे हैं उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। आपने बहुत साफ जवाब में कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने किस पार्टी से पर्चा भरा है, इसलिए वो किस पार्टी की समर्थक और आदिवासी है, उस पे तय होगा आदिवासियों का विकास होगा कि नहीं। हितेंद्र जी, पहला क्या सवाल कर रहे हो? आपने अपनी बात कह ली, अब हितेंद्र जी को अपनी बात कहने दीजिए। डॉक्टर अमित, आराम से। करोगे तो मैं गलत बात को कैसे स्वीकार करूंगा ऋतु जी? गलत बात को आप ही ने ये बात कहा, मैं इसी को रिमाइंड करके आपको भी सुना दूंगी, कोई बात नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेगी, उसमें आदिवासी आपकी विचारधारा का असली आदिवासी वही है। आपने ये साफ कर दिया है कि अगर आदिवासी कांग्रेस विचारधारा का नहीं है तो उसका विकास नहीं हो सकता है। हितेंद्र जी को बोलने दीजिए। डॉक्टर अमित, आपने अपनी बात कर ली है। हितेंद्र जी, अरे आदिवासी खुद के समाज के, अगर उसकी विचारधारा, मेरी बात सुन लीजिए, कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खुद के समाज की और खुद के समाज, जिस समाज से जुड़े, जिस पार्टी से जुड़ी विचारधारा को छोड़ देगा तो क्या लोग उसको समर्थन देने लगेंगे? अमित नायक जी, आरएसएस की विचारधारा को समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी? प्रमोद सिंह जी, विचारधारा को समर्थन देगी? अमित नायक जी, आपको पता है आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किसकी सरकार में हुआ था? प्रमोद सिंह अटल जी, बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। वो प्रेम अगर आपके पास होता तो आपको मंत्रालय बनाना चाहिए था। अब ये कहेंगे कि वो बीजेपी वालों ने बनाया तो इसलिए आदिवासी मंत्रालय खत्म कर देंगे। आपने तो नहीं खत्म किया था। आप मुझे नहीं आप जो है ना, आप बेवजह की बात कर रहे हैं। आप द्रौपदी मुर्मू जी की बात हुई तो आप आ गए जो विचारधारा पे आ गए। सिंपल बात का जवाब तो दे दीजिए भैया, आप राजकीय विश्लेषक हो, आप और ऋतु जी मिलकर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का चेहरा बनाया भाजपा ने, अगर वो किसान विरोधी नीति के बिल पे उनकी साइन लेने को चाहेंगे, जो किसान विरोधी नीति है, जो दिल्ली की सड़कों पे लाखों किसान आंदोलन कर रहे थे, अगर आदिवासी और शेड्यूल कास्ट का जो अनामत का आंदोलन चल रहा है, जो अनामत खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो आरएसएस कॉन्ट्रैक्ट पद्धति आउटसोर्सिंग के जरिए पूरे देश में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो अनामत खत्म करने की बात कर रही है। डॉक्टर अमित, डिबेट जो कहां से कहां ले जा रहे हैं। डॉक्टर अमित, बात जिस चीज पे हुई थी, बात हुई आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर। जब आदिवासियों के विकास की बात होगी, जब असली जवाब नहीं होता, जब आदिवासियों के विकास की बात होगी तो उस पर बात किया है। हितेंद्र जी, बात वो हो रही है कि आदिवासी समुदाय को अपनी विचारधारा साफ करनी होगी, तब विकास उन तक पहुंचेगा। हितेंद्र जी, विचारधारा होती है। हितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? पूरे समूह की विचारधारा, मुझे आवाज आ रही है? पूरे समूह की विचारधारा, बोलिए। व्यक्तिगत विचारधारा नहीं होती। यहाँ मैं कांग्रेस का केस पहन के कांग्रेस की विचारधारा की बात करने बैठा हूँ। अमित नायक की हम आप सभी विचारधारा नहीं होती है। हम एक बार आप सभी को बता दें कि अभी हम सीधे रुख करेंगे विज्ञान भवन का। डॉक्टर अमित, रुकिए थोड़ी देर, हम बात रुख करेंगे विज्ञान भवन का। गृह मंत्री अमित शाह इस समय वहां संबोधित कर रहे हैं। निवृत्त मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत श्री रंजन गोगोई जी, रामेश्वर तेली जी, तपन गोगोई जी, पवन कुमार जी और आज इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सांसद, विधायक, मंत्रीगण, इतिहास के इतिहासविद और इतिहास के विद्यार्थी, आप सभी को लसित बरफुकन की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हम इतिहास के ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ को लेकर एकत्रित आए हैं। शायद वो व्यक्ति न होता, वो योद्धा न होता, वो शूरवीर न होता, तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। उस वक्त उन्होंने लिए हुए निर्णय, उन्होंने दिखाया हुआ साहस
उन्होंने किया हुआ पराक्रम न केवल पूर्वोत्तर दक्षिण एशिया के पूरे हिस्सों को धर्मांध आक्रांताओं से, धर्मांध आक्रमणखोरों से बचाने का काम किया। तो हेमंत जी लसीत बोरफुकन के लिए आसाम के मुख्यमंत्री के नाते एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं हेमंत जी को बताना चाहता हूं, लसीत बोरफुकन के उस पराक्रम का उपकार पूरे देश पर है, पूरी सभ्यता पर है, पूरी संस्कृति पर है। और इसलिए मैं हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर की सीमाओं के बाहर इस महान योद्धा को, भारत माता के महान सपूत को, उसकी वीरता को, उसके बलिदान को, उसके गुणों को आपने पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, जब देश बनते हैं तब उसमें महत्वपूर्ण तत्व होता है देश के इतिहास का अध्ययन। जिस देश की जनता को अपने इतिहास से गौरव लेने का बोध न हो, वो अपने सुनहरे भविष्य को कभी नहीं बना सकता। अगर देश के सुवर्णमयी भविष्य को बनाना है तो देश के इतिहास से गौरव, देश के इतिहास से बोध लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए हेमंत जी ने जो प्रयास किया है वो केवल लसीत बोरफुकन ही नहीं, 1206 में महाराज पृथु और बख्तियार खिलजी की लड़ाई से लेकर 1671 तक लसीत बोरफुकन की औरंगजेब के साथ लड़ाई तक, आसाम का महाराज पृथ्वी से लेकर और बाद में अहोम साम्राज्य के सभी बहादुर सेनानायकों और राजाओं और सैनियों की वीरता भरी कहानी का एक इतिहास आज समग्र देश के इतिहास के विद्यार्थियों के सामने आ रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के सबसे कठिन समय के अंदर लसीत बोरफुकन ने देश के एक ऐसे कोने में जो वीरता बताई, न जाने विधाता की ही इच्छा होगी, उस वक्त धर्मांध औरंगजेब के खिलाफ देश के हर हिस्से में एक लड़ाई जगी थी। दक्षिण में कहीं शिवाजी महाराज स्वराज की भावना को ताकत दे रहे थे, ठेठ उत्तर में दसम गुरु गोविंद सिंह जी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, पश्चिम में राजस्थान के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ लड़ रहे थे, तो पूर्व में मुगल सेना को परास्त करने के लिए उसी कालखंड में लसीत बोरफुकन भी लड़ रहे थे। इतिहास का यह संयोग एक समय में देश के कई हिस्सों में धर्मांध मुगलों के खिलाफ जो एक साथ किसी न किसी वीर पुरुष ने, एक साथ किसी न किसी पराक्रमी योद्धा ने जो आवाज उठाई, और इसके कारण ही अंततोगत्वा मुगल साम्राज्य का पराजय हुआ, पतन हुआ और देश फिर से एक बार आजादी की ओर, स्वराज की ओर बढ़ा। मित्रों, लसीत बोरफुकन जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, वो न केवल एक सेनापति के रूप में, एक असीम देशभक्ति के मालिक, ऐसे देशभक्त के रूप में सराय घाट की लड़ाई को आज भी याद किया जाता है और आज भी याद किया जाना चाहिए। मित्रों, लगभग आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज हेमंत जी ने ढेर सारी इनकी स्मृति को संजोने के लिए, उनकी स्मृति को चिरकाल तक आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव किए हैं। मगर 1999 में एनडीए में जो बेस्ट कैडेट होता है, उसका गोल्ड मेडल जो दिया जाता है, उसका नाम लसीत बोरफुकन गोल्ड मेडल है। हमारे देश के सभी जांबाज जवानों को इस योद्धा से प्रेरणा लेने के लिए और इसके जीवन के अनुरूप जीवन जीने के लिए एक गोल्ड मेडल की रचना की गई।
लगभग 600 वर्ष के अहोम राजाओं के इतिहास में कई बार मुगल आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए। राजा पृथु से लेकर अंतिम लड़ाई औरंगजेब और लसित बरफुकन के बीच में हुई। पृथु के बाद अहोम साम्राज्य आया। लगभग 22 बार असम पर आक्रमण हुआ, मगर हमारा देश का यह हिस्सा ऐसा था, कदाचित ऐसे समय आया कि हारना भी पड़ा, मगर स्वराज की जिजीविषा कभी खत्म नहीं हुई। 2 साल, 3 साल, 4 साल, सबसे ज्यादा समय है 4 साल, जब तक वो विजय का आनंद ले सके। 4 साल के भीतर ही फिर से हमारे लोग उठ खड़े हुए और विदेशी आक्रांताओं को भगाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। और इसी के परिणाम स्वरूप आज देश में सबसे अक्षुण्ण संस्कृति कहीं पर पाई जाती है तो हमारे बहुत सौंदर्यवान और कुदरती सौंदर्य से भरपूर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। वहां की भाषा, संस्कृति, गायन, वादन, वेशभूषा और खान पान, ये सभी अक्षुण्ण रहा है। कभी भी विदेशी इसको तोड़ नहीं पाए, कभी भी ये परंपरा को तोड़ नहीं पाए। मित्रों, अकबर हो या औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी हो या इवाज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक हो या मीर जुमला, हर एक ने यहां से पराजय का मुंह देखना पड़ा और अहोम राजाओं के पराक्रम के सामने वो पराजित होकर आगे बढ़ते गए। मित्रों, अहोम के साहस और पराक्रम, उसने ढेर सारी हमारी संस्कृति को, इतिहास को बचाने का काम किया है। और सबसे कठिन लड़ाई उनके पास थी, क्योंकि छोटी छोटी जनजातियों को इकट्ठा कर लड़ना पड़ता था। कई बार चुटिया राजाओं के माध्यम से सहायता ली, कई बार सारे ट्राइब्स को इकट्ठा किया। और ये 600 वर्ष के स्वर्णिम काल में राजा सुहंगम, राजा पृथु, राजा संध्या, राजा दुर्लभ नारायण, राजा सुदंगफा, राजा प्रताप सिंह और लसित बरफुकन के पराक्रम ने इस क्षेत्र को हमेशा बचाया। मित्रों, मैं लसित बरफुकन के जीवन के बारे में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं। इनके जीवन ने साहस की व्याख्या पूरी दुनिया के सामने की है। जिस काम को करने में डर लगता है, उसी को करने का नाम साहस होता है। इतनी बड़ी मुगल फौज के सामने, इतने विपरीत अनुकूलता प्रतिकूलताओं में, और शरीर जब बीमार था तब भी, अगर पराजय मेरी देश का होगा तो मेरी जनता का विनाश होगा, मेरे राज्य का विनाश होगा। ये राष्ट्रभक्ति ने उनको उठाया और उन्होंने उस सदी के सबसे बड़े विजय को प्राप्त किया। उन्होंने, वैसे वो एक राज परिवार में काम करने वाले परिवार में जब जन्मे, उनका प्रशिक्षण भी हुआ, मगर कभी भी पारिवारिक बैकग्राउंड को उन्होंने नहीं फायदा मिला उनको। आप उनकी पूरे जीवन काल को देखेंगे तो एक मामूली घुड़सवार से लेकर घोड़ा सेना के अध्यक्ष से लेकर राजा के अंगरक्षक तक सभी भूमिका निभाते निभाते उच्च सेनापति बनकर ये पराक्रम को निभाने का काम उन्होंने किया। हर क्षेत्र में, हर जगह पे, सेना के हर अंग में उन्होंने काम किया। इसलिए जब वो सेनापति बने तब सेना के सभी अंगों को सजोकर मुगलों के सामने इतनी बड़ी और सफल लड़ाई वो लड़ पाए। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आसाम की सभी जनजातियों की सेनाओं को इकट्ठा करने का काम किया। मित्रों, आज जब हम लसित बरफुकन को प्रयासों को देखते हैं तो लगातार प्रयासरत रहने से ही सफलता मिलती है, और अगर रुक गए तो रुके हुए पानी की तरह, पानी जैसे सड़ता है ऐसे विफलता मिलती है। ये उपदेश हमें मालूम पड़ता है। मित्रों, आज जब हम यहाँ पर आए हैं
और हेमंत जी ने बाहर एक बहुत सुंदर म्यूजियम और प्रदर्शनी भी लगाई है। अभी मैं दिल्ली के जितने भी इतिहास के विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, इस सब को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदर्शनी को आप जरूर देखें, जिससे देश के पूर्वोत्तर के हिस्से में देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है इसका आप अध्ययन कर सको और इतिहास को फिर से करेक्ट करने का हम काम कर सकें। मैं कई बार सुनता हूं, मैं अभी इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन किए और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करिए और इसी प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं। मित्रों, राम सिंह ने लड़ाई हारने के बाद, वो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े सेनापति थे, कंधार से लेकर बंगाल तक कई युद्ध उन्होंने जीते थे। इनके पिताजी से भी युद्ध कला को उन्होंने सीखा था, मगर उन्होंने ये जो लड़ाई लसित बरफुकन लड़े, इसके लिए कहा प्रत्येक असमिया सैनिक नाव चलाने में, तीर चलाने में, खाइया खोदने में, बंदूकें और तोपों चलाने में माहिर है। मैंने भारत के किसी भी हिस्से में बहुमुखी प्रतिभा वाले सैनिकों के बने हुए इतने बड़े सैन्य को नहीं देखा। और ऐसे सैन्य की निर्मित तभी हो सकती है जब सेनापति सजग होता है। वीर लसित को बरफुकन बनाने के बाद, सेनापति बनाने के बाद बहुत कम समय मिला, मगर वो कम समय के अंदर उन्होंने अपनी सेना को सभी प्रकार के युद्धों में माहिर बनाने में अपनी ऊर्जा लगा दी। उनको मालूम था कि अगर आसाम पर हमला करना है तो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से ही होगा और लड़ाई होगी, वो नौसेना मजबूत करनी पड़ेगी। और इसलिए नौसैनिकों ने उस जमाने की समय में लड़ने के लिए जितनी भी विधाएं थी, सभी विधाएं सैन्य के छोटे से छोटे सैनिक को उसको पारंगत बनाकर, इसका एक्सपर्ट बनाकर पूरे सैन्य को एक अभेद बनाने का काम किया था। और ऐसा देशभक्ति कहीं भी नहीं मिलता है। इनका जीवन का जिन्होंने अभ्यास किया है, कई ऐसी घटनाएं मिलेगी, परंतु मैं एक ही घटना कहना चाहता हूं कि उन्होंने, लसित ने अपने मामा को किलेबंदी के निर्माण की जिम्मेदारी दी थी जब मुगलों का हमला आने वाला था तब, क्योंकि जब उनको खंडनी भेजना बंद कर दिया तब तय था, मुगलों के किले जीत लिए अहोम सेनापतियों ने, अहोम राजाओं ने, तब ये तय था कि अब मुगलों का हमला आएगा। किलेबंदी के निर्माण की जिम्मेदारी उनके मामा को दी थी, मगर उन्होंने देर कर दी और ठीक जवाब नहीं दिया। उन्होंने हैंगडंग निकालकर, तलवार निकालकर
मामा का शिरच्छेद किया और उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा देश है, मेरा स्वजन उसके बाद आता है। और वो घटना ने समग्र सैन्य के अंदर देशभक्ति की एक ज्वाला को प्रज्वलित करने का काम किया। मैं नहीं मानता कि उस वक्त उनके मन में दुविधा रही होगी, जरूर होगी। एक और अपने सगे मामा थे और दूसरी ओर देश का हित था, मगर देशभक्ति की प्रदीप्त ज्वाला ने उनको देश के हित को बड़ा माना और अपने मामा का शिरच्छेद करने का साहस ये लसित बरफुकन ने किया। मैं आज भी कह सकता हूं मित्रों, बहुत वीर होते हैं, बहुत देशभक्त होते हैं और सर से पांव तक देशभक्ति से रंगे हुए होते हैं, वो ही ऐसा काम कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकता। अभी हमने देखा कि सरायघाट युद्ध के पहले वो बहुत बीमार थे और उनको मालूम पड़ा कि हमला आ रहा है, तब उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया। जब युद्ध करने के लिए अशक्त होने के बावजूद भी वो गए तो उनके भक्त सैनिक नाव को ऊपर की ओर ले गए क्योंकि वो लसित बरफुकन को बचा सके। उनको मालूम था ये निर्बल है। उन्होंने अपने सैनिकों को अपनी ही तलवार से काटकर नदी में डालने का काम किया और नाव को घुमाकर सैनिकों के साथ जाकर युद्ध किया और मुगलों को परास्त करने का काम किया। एक पराजय ने अहम साम्राज्य को नीचा देखने के लिए मजबूर किया था, एक समाधान करने के लिए मजबूर किया था, खंडनी देने के लिए मजबूर किया था और मुगल बादशाह को अपनी बच्ची को मुगल बादशाह के पास भेजने के लिए मजबूर किया था। वो पराजय का बदला इतने अच्छे तरीके से, इतनी वीरता के साथ उन्होंने लिया कि इसके कई साल बाद तक असम पर दिल्ली से कोई भी हमला नहीं आया, कोई मुस्लिम आक्रांता ने हिम्मत नहीं करी। यही बताता है कि लसित बरफुकन कितनी शिद्दत के साथ युद्ध जीतने के लिए संकल्पवान थे। अपने ही सैनिकों को ब्रह्मपुत्र में डालकर उन्होंने आगे निकाला। मित्रों, मुश्किल समय जब होता है तब कायर लोग बहाना ढूंढते हैं और वीर व्यक्ति होता है वो दृढ़ संकल्पित होकर रास्ते खोजता है। लसित बरफुकन ने वीरों के सभी गुणों को आगे करते हुए उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अलाबोई की हार के बाद जब 10,000 सैनिक मारे गए तब भी उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय को नहीं पिघलाया और तय किया कि हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और मित्रों, इतिहासकार नोट करते हैं कि सरायघाट की घटना, वो लड़ाई, वो 9 सैनिकों के द्वारा लड़ी हुई लड़ाई थी और लसित ने, वीर लसित ने ये लड़ाई को उस जमाने में नेवी तैयार कर जीतने का काम किया था। एक और मुगलों की बड़ी बड़ी तोपें और बड़ी बड़ी जहाजें थी और दूसरी ओर छोटी बंदूकें, एकदम छोटे वहीं पर बनाए हुए हथियार और छोटी नाव को लेकर ये लड़ाई को लड़ा गया। बहुत असमानता थी, संख्या की दृष्टि से असमानता थी, युद्ध की जानकारी की दृष्टि से असमानता थी और संसाधनों की दृष्टि से असमानता थी, हथियारों की दृष्टि से भी असमानता थी। मगर जहां तक राष्ट्रभक्ति का सवाल था, लसित बरफुकन के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उनकी सेना के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उसका खतरा भी मुगल की सेना में नहीं था और राष्ट्रभक्ति का विजय हुआ, देशभक्ति का विजय हुआ और उन्होंने वो युद्ध को जीता। अहोम राज्य की संप्रभुता, संस्कृति और सभ्यता को बचाया और पूरे दक्षिण पूर्व को धर्मांध आक्रांता औरंगजेब से बचाने का काम लसित बरफुकन से किया। दुर्भाग्य की बात है कि उनके विजय के कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया, परंतु मैं मानता हूं कि महाभारत में वीरों के 5 जो लक्षण वर्णित किए गए हैं, 5 लक्षण लसित बरफुकन के अंदर
हम देखते हैं और बारीकी से वो लक्षणों का अभ्यास करते हैं तो वही लक्षण से कहीं न कहीं शिवाजी महाराज हो, चाहे वीर दुर्गादास राठौड़ हो या दसम गुरु गोविंद सिंह हो, ये सब ने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी थी और देश को बचाने का, स्वधर्म को, स्वराज को बचाने का काम किया था। मित्रों, आज इतिहास हमसे मांग कर रहा है कि हमारे एक गौरवमयी इतिहास को हम फिर से एक बार जीवित करें। गौरवमयी इतिहास से ही प्रेरणा लेकर बड़े नागरिक बनते हैं, गौरवमयी इतिहास से ही प्रेरणा लेकर बड़े योद्धा बनते हैं और गौरवमयी इतिहास से ही प्रेरणा लेकर देश आगे बढ़ता है। अब समय आ गया है कि हमारे इतिहास के इस नायकों को हम आगे बढ़ाएं, इनकी बात को देश के हर कोने में पहुंचाएं। मैं आज हेमंत विश्व शर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की 10 भाषाएं आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी भाषाओं में करना है, और हिंदी में लसित बरफुकन के चरित्र को आसाम सरकार ने अनुवाद कर देश के हर बच्चे को लसित बरफुकन पर अभ्यास करने का आपने एक काम करना चाहिए और यही हमारी धाती है। इसके आधार पर ही देश बड़ा हो सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया था। अमृत महोत्सव इसलिए मनाया था कि हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को आजादी के गुमनाम शहीदों से, आजादी के गुमनाम योद्धाओं से उनका परिचय करा जाए, उनके बारे में उनको सिखाया जाए, बताया जाए और उसमें से प्रेरणा लेकर वो भी बड़े व्यक्ति बने। और आजादी कितनी कीमत चुकाने के बाद मिली है, इसका बोध आजादी को संभालने के लिए उनको प्रेरित करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ही हेमंत जी ने 24 नवंबर को, आज के दिन लसित दिन के रूप में पूरा आसाम और देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है, उस वक्त उनकी 400वीं जयंती का एक कार्यक्रम रखा है। मैं इस मौके पर सुप्रसिद्ध इतिहासकार सूर्य कुमार भूइया को भी बहुत स्मरण के साथ याद करना चाहता हूं। उन्होंने बुरन जी का संपादन, अनुवादन और प्रकाशन कर लसित को अमर करने का काम किया है। जरूरत है इसको हर राज्य में, हर भाषा में और देश के हर कोने में पहुंचाने की। मुझे विश्वास है हेमंत जी इसको जरूर करेंगे। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज पूर्वोत्तर भारत में शांति है, पूर्वोत्तर भारत में विकास पहुंचा है और पूर्वोत्तर भारत और मेन स्ट्रीम भारत के बीच में जो अंतर था, वो अंतर को मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। पूर्वोत्तर को रेलवे से जोड़ा है, पूर्वोत्तर को एयर रूट से जोड़ा है, पूर्वोत्तर को विकास से जोड़ा है। इससे भी बड़ी बात है, मोदी जी ने पूर्वोत्तर को दिल से जोड़ा है। आज पूरा पूर्वोत्तर महसूस कर रहा है कि हम भारत का हिस्सा है और पूरा भारत महसूस कर रहा है कि प्राग ज्योतिषपुर से लेकर सरायघाट की लड़ाई तक और आज तक हम हमारे पूर्वोत्तर को अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक ही इतिहास का हिस्सा है, एक ही भूमि के हम लोग हैं और एक ही देश के हिस्से हैं, इस प्रकार से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 8 साल के अंदर ढेर सारी सफलताएं मिली हैं। 8 साल के अंदर अलगाववाद के कारण जितने भी हथियारी ग्रुप थे वो सबको हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। अब समय है इतिहास को फिर से पूरे देश को बताने का। अब समय है पूरे देश के इतिहास को पूर्वोत्तर के बच्चों को पढ़ाने का और इतिहास के माध्यम से, संस्कृति, भाषा और धर्म के माध्यम से पूरे देश को एकजुट कर फिर से एक मजबूत भारत बनाने का। मुझे विश्वास है मित्रों कि आज का ये जो प्रयास है असम सरकार का, वो देश की परिपूर्ति के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसको आगे भी चालू रखेगी असम सरकार और समग्र देश के अंदर पूर्वोत्तर के लिए एक अहोभाव जगेगा,
और पूर्वोत्तर को समग्र देश के लिए हो भाव जगेगा। ये हम सबकी मंशा है, मोदी जी की भी मंशा है और ये जरूर पूरी होगी। फिर से एक बार सरायघाट के युद्ध में मारे गए लसित बरफुकन की सेना के सभी वीर योद्धाओं को और लसित बरफुकन की वीरता को मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप दिल्ली के विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां गृहमंत्री अमित शाह लसित बरफुकन की 400वीं जयंती के समारोह को संबोधित कर रहे थे। एक बार फिर हम लौटते हैं 5 की पंचायत में, जहां हम बात कर रहे थे गुजरात के रण की। हितेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन जी, बड़ा कम समय है तो सीधे सीधे सवाल पे आते हैं। 2017 में 182 में से 27 सीटें अनुसूचित जनजाति की आरक्षित जो है, उसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। कितना दावा इस बार के चुनाव में आपका है 2022 में इन 27 सीटों पर? आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर ले हितेन जी। 2017 में गुजरात में एक बड़ा आंदोलन चला था। इसकी वजह से पूरे गुजरात में थोड़ी अस्थिरता थी। अब देखिए 2019 में गुजरात की 26 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आदिवासी क्षेत्र की भी सभी सीटें में भारतीय जनता पार्टी का 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से विजय हुआ है। इसके बाद में आए बाई इलेक्शन में भी तीनों सीटें में, आदिवासी क्षेत्र की तीनों सीटें में भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है। इसके बाद 2020 में आए पंचायतों के चुनाव में, महानगर पालिकाओं के चुनाव में, तालुका पंचायत के, नगर पालिकाओं के चुनाव में भी सभी की सभी सीटें, सभी की सभी पंचायतें, महानगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है और आज पंचायत से पार्लियामेंट तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन। मैंने पहले भी बताया और सभी लोगों ने बताया कि कांग्रेस की सरकार की मंशा क्या थी। हमें शर्म आ रही है बताते हुए कि आदिवासी मंत्रालय अटल जी के समय में बना था, कृषि मंत्रालय अलग से और जल मंत्रालय नरेंद्र मोदी साहब के समय में बना। वन बंधु कल्याण योजना के माध्यम से पिछले 20 सालों से गुजरात में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च से आदिवासियों के उत्थान के लिए गुजरात में काम हुआ है। आज जो जल जीवन मिशन 2017 से शुरू हुआ तो 19 से 22 तक पूरे आदिवासी क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। एस्टॉल प्रोजेक्ट के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम गुजरात में किया गया है। आपको जान के हैरानगी होगी कि 2000 फीट की ऊंचाई तक, 200 माइल की ऊंचाई तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का और पानी पहुंचाने का काम गुजरात की सरकार ने किया है। द्रौपदी जी की बात आपने बता दी। मंगूभाई पटेल हमारे आदिवासी गुजरात के नेता है, उसको राज्यपाल बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2017 के चुनाव के बाद 5 कांग्रेस के एमएलए, जिसमें मोहन सिंह राठावा भी छोटा उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। प्रमोद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रमोद जी, ये 27 सीटें क्या बड़ी चिंता का विषय है? क्योंकि इन 27 आरक्षित सीटों के इतर भी आदिवासी एक तरह से एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं इस चुनाव में। देखिए रितु जी, मोहन सिंह राठवा के जो आपने नाम लिया, 11 बार में से 10 बार चुनाव उन्होंने जीता, 1 बार चुनाव हारे थे। बड़े नेता हैं, उनका कांग्रेस को छोड़ना कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और दूसरी बात है कि छोटू वसावा की जो भारत ट्राइबल पार्टी बीटीपी, जो पिछली बार उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, 3 सीटें मिली थी। वो अब की चुनाव लड़ने उन्होंने कहा बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो उससे जो डायनेमिक्स है ये ट्राइबल पॉलिटिक्स का गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों, जिलों में, वो बदल गया है। तो मेरा मानना है पिछली बार जो 27 में से 8 आप कहे थे, अब की बढ़ेगी, क्योंकि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जो आदिवासी जिले, बहुल जिले हैं, वहां भी बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली थी। और बीच में भी कांग्रेस एक नर्मदा नदी और तापी नदी की जो इंटरलिंकिंग पे जो एक चल रही थी, वो एक मुद्दा बना के खड़ा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन मुझे लगता है वो भी अब शांत हुआ है, क्योंकि सरकार ने उसमें इंटरवीन किया था। तो अभी जो कुल मिला के, क्या ये मान रहे हैं कांग्रेस काम की नहीं नाम की सियासत कर रही है? बस कांग्रेस वहां पे अब जो आज राहुल गांधी जी बोले हैं, वो उनका जो स्पीच है, मुझे भारत जोड़ो यात्रा वाला स्पीच जो है, आप जब एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं तो फिर जोड़ो वाली बात छोड़ दीजिए आप। उन्होंने कहा नहीं, आरएसएस बीजेपी तो उनको वनवासी बोलती है, आप आदिवासी हैं। वनवासी का जो मीनिंग है टोटली डिफरेंट है। जब भगवान राम जब रावण के खिलाफ लड़ने गए थे तो जितने वनवासी थे उन्होंने उनकी सेना में वही थे। उनको कहा जाता कि वो मूलवासी हैं। एक बार परविंदर जी से भी जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी आदिवासी इलाकों में किस तरह का दावा कर रही है।
देखिए, आम आदमी पार्टी तो जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, आदिवासी, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए हमेशा ही काम करती रही है। और इन जगहों पे उनके उत्थान के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरा आश्वासन दिया है कि इनको पूरी तरह से हर चीज, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोजगार हो। संक्षेप में सिर्फ एक लाइन में, क्या आदिवासी इलाकों में त्रिकोणीय मुकाबला आपको लगता है या टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही रहेगी? बहुत संक्षेप में, टाइम नहीं है। सुन रहा था अभी आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट, आप चाहे कुछ भी कह लें, अब जब 8 तारीख को चुनाव आएगा तो फिर आप मुझे बुलाइएगा, इनको भी बुलाइएगा जब चुनाव का नतीजा आएंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में। देखो, कांग्रेस की जो बड़ी टक्कर सीधे गुजरात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। उन विश्लेषकों का मानना है जो गुजरात का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ डटी हुई है। अरविंद केजरीवाल लगातार कई रैलियां कर चुके हैं। जमीन पे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर चुनाव प्रचार में तो आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के छोटे नेता जरूर मौजूद हैं, लेकिन बड़े स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी की मात्र 2 रैलियां हुई हैं अभी तक। बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। 5 की पंचायत में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। आम आदमी पार्टी है।